कहानी ऑपरेशन ब्लू स्टार की, जिसकी सबसे बड़ी कीमत खुद देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुकानी पड़ी। इतना ही नहीं, बेगुनाह सिखों के साथ एक तरफा व्यवहार भी मानव जाति पर काले धब्बे के समान है। आज इस ऑपरेशन से जुड़े सभी फैक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दरअसल ऑपरेशन ब्लू स्टार इंडियन आर्मी के एक ऑपरेशन का कोड नेम था। इस ऑपरेशन को मेजर कुलदीप सिंह बराड़ लीड कर रहे थे, जो 1 जून 1984 से लेकर 10 जून 1984 तक चलाया गया। इस ऑपरेशन का मकसद पंजाब स्थित गोल्डन टेम्पल से आतंकवादी को हटाना था, जिसका मुखिया जनरल सिंह भिंडरावाले जी को माना गया। यह ऑपरेशन एक सफल ऑपरेशन था, जिसमें 500 आतंकवादी मारे गए। वहीं आर्मी के भी 83 जवान शहीद और 248 जवान जख्मी भी हुए। घटना स्थल से आर्मी को कई बड़े हथियार बरामद हुए। इसकी शुरुआत साल 1978 से होती है, जब खालसा और निरंकारी सिखों के बीच हिंसा में 13 सिखों की मौत हो जाती है। इस मामले में निरंकारी प्रमुख गुरबचन सिंह समेत कुल 62 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होती है। जब जांच में पता चलता है कि सिखों पर हमले की योजना कई आरोपियों द्वारा बनाई गई थी, जिनमें गुरबचन सिंह भी शामिल थे। कहा जाता है गुरबचन कांग्रेस पार्टी के काफी क्लोज थे और उनके द्वारा ही अकाली और दमदमी टकसाल के प्रति विरोध का जन्म हुआ। इस घटना के बाद ही गुरबचन की हत्या कर दी जाती है, जहाँ आरोप भिंडरावाले समर्थकों पर लगाया जाता है। उसके बाद एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या और फिर DIG AS अटवाल को भी मौत की घाट उतार दिया जाता है। ये वही दौर था जब पंजाब में हिंदुओं की और हरियाणा में सिखों की हत्या आम बात मानी जाने लगी। इतना ही नहीं, सरकार को खुफिया एजेंसी से भी जानकारी मिल रही थी कि ISI पंजाब में आतंक फैलाने के मंसूबे पर तेजी से काम कर रहा है। सरकार और खालसा सिखों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। साल 1971 में भारत ने बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। बांग्लादेश दरअसल पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा था, जो अब एक स्वतंत्र देश बना। हिंद केसलिंग की बुक फेथ यूनिटी डिस्प्लेन द ISI ऑफ पाकिस्तान के इंसर्जेंसी इन पंजाब में इस बात का जिक्र है कि युद्ध के बाद से ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो, ISI और जिया उल हक ने भारत की अंदरूनी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया था। वहीं जगजीत सिंह चौहान ने भी इस बात पर मोहर लगाई थी कि बांग्लादेश युद्ध के बाद पाकिस्तान ने उन्हें खालिस्तान बनवाने के हर संभव प्रयास में मदद करने का ऑफर दिया था। इस बुक के कुछ पन्नों पर गौर करें तो 1980 से लेकर 1990 का दशक, जब पंजाब ISI के ऑपरेशन के लिए सबसे सक्रिय स्थानों में से एक था। इसके लिए यहाँ ISI द्वारा 3 फेज में काम किया जाता था। पहला, भारत के सिख समुदाय से ऐसे लोगों की खोज करना जो अलगाववादी हो। दूसरा, ऐसे लोगों को जोड़ना जो सरकार विरोधी हो। और तीसरा, ऐसे स्थानों को चुनना जहां तक फैलाया जा सके। इसके लिए ISI ने सबसे पहले लोकल सिख पार्टनर को ईस्ट पंजाब ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, इन लोगों को कराची और लाहौर में ट्रेनिंग दी जाने लगी। वहीं हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ गुरुद्वारे भी इनकी ट्रेनिंग स्पॉट बने। इस बुक में इस बात की भी पुष्टि की गई है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की तैयारी पिछले 18 महीने से शुरू हो चुकी थी। भाषा के आधार पर साल 1966 में पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया। हरियाणा, जहां पर मुख्य तौर पर हरियाणवी भाषा बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश हिंदी भाषी लोगों के लिए, और पंजाब, जहां सिर्फ पंजाबी भाषा बोली जाती है। इसके बाद साल 1970 में जगजीत सिंह चौहान द्वारा खालिस्तान की मांग उठाई जाती है। इसके लिए वे विदेशी NRI, जिन्हें डायस्पोरा कहा जाता है, उनसे डोनेशन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, विदेशों में पंजाब को अलग देश भी घोषित कर दिया जाता है। हालांकि इस मूवमेंट को यही विराम लग जाता है। भिंडरावाले, जिन्हें लोग संत की उपाधि देते हैं, तो कुछ के लिए वह एक योद्धा हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। वही सरकार के मुताबिक वह एक आतंकवादी थे, जिन्हें साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत मार गिराया। इन सबसे हटकर अगर उनकी बायोग्राफी पर गौर करें तो 2 जून 1947 को जब जनरल सिंह दमदमी टकसाल के 14वें जत्थेदार थे, वह आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के समर्थन में आगे आए, जहाँ उनका साथ अकाली दल के नेता भी दे रहे थे। दोनों ने मिलकर राज्य में धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत की, जिसमें हजारों लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 37 वर्षीय जनरल साहब कांग्रेस सरकार को सिख विरोधी मानते थे। वह अन्य धर्मों की भी आलोचना करते थे, जहां महिलाओं के लिए समान अधिकार नहीं दिए गए। बात करते हैं साल 1973 की, जब सिख समुदाय की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। इस प्रस्ताव को आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन नाम दिया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य ऑटोनॉमी प्राप्त करना था। इसमें केंद्र को विदेश मामलों, मुद्रा, रक्षा और संचार समेत कुल 5 अधिकार देने की बात कही गई। हालांकि इस प्रस्ताव को सरकार ने नामंजूर कर दिया, जिसके बाद से ही खालिस्तान की मांग ने एक बार फिर तूल पकड़ना शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सिखों ने आलोचना की। पहला ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले मिलिट्री ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी। दूसरा, इस दिन गुरु अर्जन देव की शहादत दिवस था और इस दिन सिख अधिक संख्या में यहाँ मत्था टेकने आते हैं। वहीं तीसरा प्रमुख पूरे ऑपरेशन से मीडिया को दूर रखा।
इससे ये ऑपरेशन कई बार सवालों के घेरे में आया। दरअसल ऑपरेशन के दौरान जिस तख्त पर टैंक द्वारा हमला किया गया था, सिखों के लिए वह सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। वहीं गोल्डन टेम्पल पर हमले ने सिखों की धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंचाया। इतना ही नहीं, ऑपरेशन के दौरान कई बेगुनाह लोगों की भी जान गई, जिसके बाद कई सिख आर्मी ऑफिसर ने इस्तीफा दे दिया। भारतीय सरकार द्वारा गए सम्मान को भी उन्होंने लौटा दिया। वहीं 1 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद हिंदू सिख दंगे भड़के और हजारों की संख्या में सिख मारे गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जनरल साहब से लगभग 5 बार मुलाकात की थी। उनके मुताबिक भिंडरावाले एक संत थे जिनसे लोग अक्सर अपनी परेशानी का समाधान पूछने आते थे। वे दहेज लोभियों पर भी सख्त थे और अक्सर महिलाओं को बराबर दर्जा देने की बात करते। उन्होंने इंदिरा को सोवियत यूनियन की दासी भी बताया। वहीं गुरुद्वारे के रूम नंबर 32 का भी इंटरव्यू में खुलासा किया गया। उन्होंने कहा था, जब मैंने कहा मुझे रूम नंबर 32 में जाना है तो उन्होंने उस रूम के द्वार खोले तो मैंने देखा वहाँ एक चारपाई पड़ी और 14 वर्षीय लड़का चाय बना रहा है। मैंने कई बार उनसे कहा, तुम इन बातों का खंडन क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, मैं क्यों करूं? दरअसल इस रूम को लेकर कांग्रेस ने कई बार संसद में आवाज उठाई। कांग्रेस सरकार के मुताबिक ये रूम खालिस्तान का हेडक्वार्टर था, जिसमें फेक पासपोर्ट और फेक करेंसी बनाई जाती थी।